Good afternoon, students. In the last lecture, we have done the theory of friction. Firstly, we have done the definition of friction, the opposite force which come into the play when two bodies that are in contact. So this is called friction. Friction is always be opposite in direction to the applied force. Or we can say that the friction is an imaginary force which balance the body. Okay, we have done the static friction, limiting friction, dynamic friction, rolling friction, sliding friction, and the simple explanation of this type of friction with the help of a suitable graph that is in between the force of friction and the applied force. So student, we have done the coefficient of friction, also laws of friction. So student, today in this lecture we will discuss the angle of friction, angle of repose. Firstly we will discuss the angle of friction, then we will discuss the angle of repose or angle of sliding. So firstly angle of friction. क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इसको देखिए, समझने से पहले आप एक डायग्राम बनाइए। ये आपका हॉरिजॉन्टल कोई भी सरफेस था, ठीक है, और यहां पे आपने एक बॉडी बना दी। ये आपकी क्या है, एक बॉडी। ये आपकी मिडल पॉइंट बना लेता हूं मैं। दिस इज अ बॉडी, क्लियर। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ, और वेट कहां होगा आपका, नीचे की तरफ। तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है, देखिए ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा। ये किसके साथ बना है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए इसको हम, इस ट्रायंगल को यहां एक पॉइंट लेकर इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका बन गया, ये थीटा है। तो ये इतनी चीज कितनी हो गई आपकी, क्या हो गई, ये साइड यहां से लेके यहां तक, इसको हम आर ही बोल देते हैं। और ये क्या है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां क्या है आपका, अप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं टेंजेंटली, तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो ये वाली साइड भी क्या हो गई, एफ के बराबर हो गई, क्लियर। देखिए ये साइड, इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूं, ये साइड जो है आर के इक्वल हो गई, और इतनी ये किसके इक्वल हो गई, एफ के इक्वल हो गई, क्लियर स्टूडेंट। अब इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, यहां मैंने इसको बना लिया, क्लियर स्टूडेंट। तो आपका ये जितनी साइड है वो ही इतनी साइड हो गई, और ये डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस के इक्वल हो गया। बट हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ये, इसको कर लीजिए ओ एल पी। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल ओ एल पी, एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इन राइट ट्रायंगल ओ एल पी, ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहां से आपको जो आपका, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, P अपॉन बी। P अपॉन बी किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। P कितना आपका, F, और B कितना आपका, ये कितना है, R। तो F बाय R इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये टर्म आ गई आपकी। अब हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था स्टूडेंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड F इक्वल टू म्यू इंटू R। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, F बाय R। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये आपकी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब एफ बाय आर को मैं म्यू भी लिख सकता हूं। तो यहां से टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू के। तो ये आपका स्टूडेंट
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में एक आपका क्या है, रिलेशनशिप है, जो आपको एज इट इज ही याद रखना है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये मैथमेटिकल आपकी एक्सप्रेशन करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, देखिए आपका ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट यहां बनेगा, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम। जो इस तरीके से डायग्राम होते हैं उनको FBD बोलते हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये फोर्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग एक ही बात है। एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एंगल एक ही बात है। देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इसको मैं इंक्लाइंड बनाऊंगा। कैसे? इसको मैं इंक्लाइंड स्टूडेंट किस तरीके से बना सकता हूं, अभी ये तो रेस्ट पे है। अब ये सरफेस आप एज्यूम कीजिए कि आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मैं इसको इंक्लाइंड पे बनाऊंगा, तो ये आपका इंक्लाइंड पे बन गया इस तरीके से। अब ये स्लाइड हो गया, तो यहां पे स्टूडेंट जो आपका हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। मतलब जहां पर स्लाइड कर जाती है बॉडी और हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एंगल। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सपोज कीजिए अल्फा एंगल है और यहां आपकी बॉडी है, इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और ये क्या कितना होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। अब इसको मैं बढ़ा दूं इस तरीके से, ये मैंने बढ़ा दिया, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, अल्फा। ये एंगल क्या होगा आपका, अल्फा। ज्योमेट्री से ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है आपका, और यहां फोर्स, देखिए बॉडी कहां आ रही है, नीचे की तरफ। बॉडी आपकी कहां आ रही है, नीचे की तरफ। तो स्टूडेंट जैसे ही बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब हमने सपोज कर रखा है कि बॉडी यहां पर स्टैटिक कंडीशन में, तो ये स्मॉल f हो गया और ये आपका नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। अब इनको बैलेंस कीजिए, ये यहां पर जो कंपोनेंट है स्टूडेंट mg के रिस्पेक्ट में, ये कितना बन गया आपका, mg cos ऑफ अल्फा, और ये जो है ये कितना बन गया, mg sin ऑफ अल्फा। क्लियर स्टूडेंट? अब आपका देखिए mg नीचे की तरफ है, तो आप किस तरीके से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका यहां पर पहला क्या होगा, r माइनस एम जी इक्वल टू 0। अब r माइनस एम जी तो यहां है, बट ये कितना है, mg अल्फा, तो ये कितना होगा, mg cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ये mg क्यों नहीं लिया, क्योंकि mg तो यहां है, ये किससे बैलेंस होगा, इससे। तो यहां से स्टूडेंट r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई mg cos ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से ये बैलेंस कर दीजिए आप, f माइनस एम जी साइन अल्फा, ये स्टैटिक कंडीशन में नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं एम जी साइन अल्फा माइनस एफ ना करके f माइनस साइन अल्फा, तो यहां से f माइनस एम जी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 0।
तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी साइन एल्फा। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड क्या होगी, एफ बाय आर, मतलब ये एफ आर से डिवाइड हो जाएगा और ये कितना हो गया, एम जी साइन एल्फा डिवाइड बाय एम जी कोस एल्फा। तो ये आपका एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो एफ बाय आर ये क्या बन गया, साइन एल्फा डिवाइड बाय कोस एल्फा। अब एफ बाय आर ये तो म्यू होता है और साइन एल्फा बाय कोस एल्फा ये टेंजेंट ऑफ एल्फा होता है, तो यहां लिख दीजिए बिकॉज एफ बाय आर इक्वल टू म्यू और साइन एल्फा बाय कोस एल्फा ये क्या होता है, टेंजेंट एल्फा। अब हमारा म्यू टेंजेंट थीटा के बराबर भी था, तो ये दोनों इक्वल है, तो दोनों भी इक्वल होंगे। इसका मतलब टेंजेंट एल्फा शुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो यहां से एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका। अगर एंगल्स बहुत स्मॉल है तो आपका एल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, आपका थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा एंगल ऑफ रिपोज के बारे में है। डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम एंगल बाय विच द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द बॉडी लाइंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज जस्ट एट द स्लाइडिंग डाउन, जस्ट एट स्लाइड डाउन अलोंग द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एंगल ऑफ रिपोज। आप डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये हो गया स्टूडेंट। अब हम करेंगे कि बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ रही है एक एक्सेलरेशन से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ ही लगेगा। इसमें तो हमने बॉडी को क्या माना था, स्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि स्लाइड हो गई थी वो, तो हमने बीच में कोई पोजीशन मान ली उसकी स्लाइड के दौरान। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका क्या है, दोबारा से बता देता हूं मैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, यहां हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एल्फा एंगल है। अब बॉडी कहां आ रही है, नीचे की तरफ। ये आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन है। हमने एक पुल की तरह बना रखा है, ब्रिज की तरह बना रखा है। यहां क्या है आपका, बॉडी, तो ये बॉडी का मिडिल पार्ट हो गया। तो ये कितना हो गया, आर। नीचे की तरफ स्टूडेंट कितना हो गया, एम जी। अब इसको यहां पर करते हैं, ये तो एल्फा हो गया, तो ये क्या, एम जी कोस ऑफ एल्फा। और यहां क्या है, कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और ये एफ किसके बराबर है, एम इंटू ए के बराबर है। यहां से हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, जैसे एम जी कोस अल्फा बेस की तरफ किया तो परपेंडिकुलर तरफ क्या आ जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं एम जी साइन ऑफ एल्फा। मतलब ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी साइन एल्फा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया आपका, एम जी कोस एल्फा। अब हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए आर माइनस एम जी कोस एल्फा, ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट आर किसके इक्वल हो गया आपका, जो आर है आपका वो किसके इक्वल आ गया आपका, आर आ गया आपका एम जी कोस ऑफ एल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा क्या करेंगे हम, अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो यानी एम जी साइन एल्फा, एम जी साइन एल्फा माइनस स्मॉल एफ शुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ। ठीक है, एम जी साइन एल्फा जैसे हमने पुली में किया था, पुली में नीचे की तरफ जा रही थी,
जैसे ये पुली सिस्टम किया था मैंने, तो यहां पर ए था और टेंशन ऊपर की तरफ थी, तो मैंने ये M2 कहा था, तो क्या निकाला था आपका M2G माइनस टी इक्वल टू F, ये कहा था। इसी तरीके से यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रही है, तो mg साइन अल्फा, यहाँ पे कंपोनेंट mg साइन अल्फा माइनस F इक्वल टू कैपिटल F। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से हम करेंगे इसको। अब यहां पर F की वैल्यू कितनी है, m इंटू ए, और स्मॉल f की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू आर। तो पुट कर दीजिए, ये कितना बन गया, mg साइन अल्फा माइनस ये आपका f जो है वो कितना है, म्यू आर इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, पुट द वैल्यू ऑफ r इन सेकेंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकेंड। अब r की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में किस तरीके से पुट करेंगे, सिंपल है। ये r की वैल्यू हमारी mg कोस अल्फा है, यहां पुट कर दीजिए म्यू इंटू आर के। तो ये डायग्राम मैं रब कर लेता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं, आपने बना लिया होगा पहले। तो आपकी ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी mg साइन अल्फा, ठीक है, माइनस म्यू इंटू आर कितना आपका mg कोस ऑफ अल्फा इक्वल टू m इंटू ए। ये आपका इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। mg साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू mg कोस अल्फा इक्वल टू m इंटू ए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो आपका पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं, mg साइन अल्फा माइनस म्यू mg कोस अल्फा इक्वल टू m इंटू ए। अब यहां से mg कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस ऑफ अल्फा m इंटू ए। तो अब m इंटू ए को क्या लिख सकते हो, mg साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। अब इस f से m कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, g इक्वल टू साइन अल्फा माइनस म्यू कोस ऑफ अल्फा। अब हमारा क्या था स्टूडेंट, ये तो आपका अल्फा की टर्म में था, और हमें पता है अल्फा इक्वल टू कितना होता है, थीटा। तो डायग्राम में आप थीटा भी ले सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, g साइन थीटा माइनस म्यू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई, a इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, फाइनल, ठीक है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। कहीं पर आपको म्यू की जगह म्यू के भी लिखा मिलेगा, वो सिंपली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे हम बॉडी को मूव करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको पीछे से आवाज आती है ना इस तरीके की, तो इसलिए मैंने बोला कि म्यू के भी आप इसमें कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आपकी मैंने 3-4 चीज करवाई आज। फर्स्टली वी हैव डन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बना था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी आपकी, म्यू इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमने फाइंड आउट और डिराइव की थी। आपकी आ भी सकती है कि डिराइव द एंगल ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद मैंने एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे बॉडी स्लाइड कर रही थी तो वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंगल कितना होता है आपका, एंगल ऑफ आपका स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज होता है। उसके बाद मैंने बताया कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप क्या था, टेंजेंट थीटा, जो आपका म्यू था टेंजेंट थीटा, और म्यू टेंजेंट अल्फा आया था। एंगल ऑफ स्लाइडिंग एंगल ऑफ रिपोज, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा। तो उसमें मैंने बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट पोजीशन में लिया था। अब मैं बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर ली। एक्सेलरेशन में बॉडी स्लाइडिंग डाउन है रफ इंक्लाइंड प्लेन।
तो इसमें पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जैसे मैंने बताया था, उसके बाद आपको बैलेंस करने हैं फोर्स सारे के सारे जिस तरीके से हमने किए थे। फिर वहां पे अपने आप आपको ए की वैल्यू पता लग जाएगी कि यहाँ से हम ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। आर की वैल्यू क्या थी, mg cos अल्फा, जिससे आपकी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन जरूरत कहाँ पड़ती है, सपोज कीजिए हम कोई ब्रिज डिजाइन करते हैं, जो सिविल इंजीनियर जो ब्रिज डिजाइन करते हैं, तो वहां पर जो आपका ब्रिज इस तरीके से ही डिजाइन किया जाता है कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज की कितनी वैल्यू रखें, ठीक है ना। कई ब्रिज देखे होंगे आपने ज्यादा एंगल पर होते हैं, कई ब्रिज स्मॉल एंगल पर होते हैं, या कई और भी स्मॉल एंगल पर होते हैं, लंबे ब्रिज होते हैं। तो वो स्टूडेंट सारे जो सिविल इंजीनियर है वो इसी तरीके से डिजाइन करते हैं। पहले सर्वे किया जाता है, सर्वे करने के बाद एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग उसकी वैल्यू को हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेकर उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद ये सारा का सारी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई की जाती हैं, और फिर बाद में ब्रिज की फाइनल जो नोटिफिकेशन होती है उस तरीके से उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, आपकी एक्सप्रेशन की। सो स्टूडेंट टुमारो इन द लेक्चर वी विल डिस्कस दैट फ्रिक्शन, मोर कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्रिक्शन, कि हाउ द फ्रिक्शन इज यूजफुल, इट मीन्स द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन और टू मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। मतलब हम चाहें तो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, और चाहें तो फ्रिक्शन को हम किसी भी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए इसकी क्या एडवांटेज भी है और इसकी डिसएडवांटेज भी है। ओके, सो दिस इज टुडे लेक्चर। इन द फ्रॉम द टुमारो स्टूडेंट वी विल डिस्कस friction is a necessary evil. It means we can take the advantage and disadvantage of the friction, and we will do the method to increase the friction and to decrease the friction. Okay, thank you.